एक मंजर सोचिए, टोक्यो की एक भीड़-भाड़ वाली ट्रेन। एक छोटा बच्चा जोर-जोर से रोना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी माँ वो कुछ नहीं करती। ना वो चिल्लाती है, ना उसे चुप कराने के लिए कोई टॉफी देती है और ना ही प्यार से फुसफुसाती है, बस बेटा चुप हो जाओ। वो बस शांत बैठी रहती है, जैसे उसे कुछ ऐसा पता है जो बाकी दुनिया नहीं जानती। और सच ये है, उसे पता है, क्योंकि जापान के बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा अनुशासित और शांत माने जाते हैं। तो आज हम समझेंगे टोक्यो ट्रेन का वो रहस्य, सजा और सिखाने में फर्क, शांत बच्चों के 3 सिद्धांत और हाँ, एक एक्शन प्लान भी। इस विश्लेषण के अंत तक वो 3 कारगर तरीके आपके पास होंगे जो जापानी पेरेंट्स सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। अब देखिए, मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अरे जापान की संस्कृति अलग है, ये हमारे यहाँ काम नहीं करेगा। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ संस्कृति का खेल नहीं है, इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है जिसे हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज की रिसर्च भी मानती है। इन सभी ने पाया कि जापानी बच्चे अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कहीं बेहतर तरीके से कंट्रोल करते हैं और इसकी वजह कोई सख्त नियम नहीं है, ना ही कोई डर है और ना ही कोई पारंपरिक सजा। तो फिर राज क्या है? सब कुछ शुरू होता है बस एक शब्द से, एक सोच से। वो शब्द है शित्सुके, यानी शित्सुके। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर में सुंदरता जोड़ना। मतलब सजा या कंट्रोल से नहीं, बल्कि व्यवहार को इस तरह तराशना, इस तरह सुंदर बनाना कि वो बच्चे की पहचान का हिस्सा बन जाए। जरा सोचिए, हम अक्सर क्या करते हैं? बच्चा कुछ गलत करता है और हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, डांटते हैं, सजा देते हैं या कोई चीज छीन लेते हैं। और हाँ, ये कुछ देर के लिए काम भी करता है, लेकिन फिर वही व्यवहार लौट कर आता है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ लक्षण का इलाज कर रहे हैं, जड़ का नहीं। जापानी पेरेंट्स की सोच यहीं पर अलग हो जाती है। वो ये नहीं पूछते कि इसे कैसे रोकूं, वो खुद से पूछते हैं मेरे बच्चे को अभी कौन सी स्किल सीखने की जरूरत है। क्योंकि असलियत यही है, बच्चे जानबूझकर गलत नहीं होते, वो वैसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास उस वक्त सही स्किल नहीं होती। जैसे शायद उन्हें अपनी भावनाओं को संभालना नहीं आता या धैर्य रखना नहीं आता, और जिस पल सजा देने के बजाय सिखाने पर ध्यान चला जाता है, वहीं से सब कुछ बदलने लगता है। तो चलिए अब उन 3 सिद्धांतों को समझते हैं जो इस सोच को हकीकत में बदलते हैं। पहला सिद्धांत है मिमामोरू, यानी मिमामोरू। इसका सीधा सा मतलब है नजर रखना, लेकिन तुरंत बीच में नहीं कूदना। याद है वो ट्रेन वाली माँ? उसने अपने रोते हुए बच्चे को तुरंत चुप क्यों नहीं कराया? क्योंकि वो मिमामोरू के सिद्धांत पर चल रही थी। देखिए, हम अक्सर बच्चे के रोते ही उसे ठीक करने, गिरते ही उसे उठाने दौड़ पड़ते हैं, और ये हम प्यार में ही करते हैं। लेकिन अनजाने में हम बच्चे को एक संदेश दे रहे होते हैं, तुम ये खुद नहीं कर सकते। जापानीज पेरेंट्स थोड़ा पीछे हटते हैं, देखते हैं और बच्चे पर भरोसा करते हैं। वो उसे थोड़ा संघर्ष करने का मौका देते हैं, और जब बच्चा खुद को थोड़ा सा भी संभाल लेता है, वहीं से असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे प्रोडक्टिव स्ट्रगल कहते हैं। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करता है। कई लोगों को लगता है कि जापानी पेरेंटिंग बहुत सख्त होती है, लेकिन असल में यह बेहद प्यार भरी होती है। और इसका आधार है एक शब्द, अमाए, यानी अमाए, जिसका मतलब है किसी के बिना शर्त प्यार पर पूरी तरह निर्भर रह पाने की क्षमता। शुरुआती सालों में माँ और बच्चे के बीच एक मजबूत बंधन होता है। वो कभी अकेला महसूस नहीं करता, और ये कोई लाड़ प्यार नहीं है, ये एक मजबूत नींव है। न्यूरोसाइंस भी कहता है कि जो बच्चा प्यार से सुरक्षित महसूस करता है, वो अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल पाता है। जब बच्चे को ये भरोसा होता है कि प्यार कहीं नहीं जाने वाला, तो उसे ध्यान खींचने के लिए गलत व्यवहार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब वो सुरक्षित महसूस करता है, तब धीरे धीरे उसे जिम्मेदारी दी जाती है। और यहीं से आता है हमारा तीसरा सिद्धांत, दोहराव से पहचान बनाना। ये कैसे होता है? बहुत छोटे छोटे कामों से, जैसे खाने की मेज लगाना, अपना स्कूल बैग पैक करना। जब एक ही काम रोज दोहराया जाता है, तो वो आदत बन जाता है, और यही आदतें मिलकर बच्चे का चरित्र बनाती हैं। वो सोचने लगता है, मैं एक मददगार इंसान हूँ। फर्क देखिए, ये कहना कि कमरा साफ करो क्योंकि मैंने कहा, और ये कहना कि हम ऐसे लोग हैं जो अपनी जगह साफ रखते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। दूसरा तरीका बच्चे को एक पहचान देता है जिसे वो खुशी खुशी अपनाता है।
तो अब सवाल ये है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए। चलिए आपके एक्शन प्लान पर बात करते हैं। इस हफ्ते से कोई भी एक छोटा सा नियम बनाएं, जैसे डिनर की टेबल लगाना या अपना स्कूल बैग खुद पैक करना। और याद रहे, इसके लिए कोई इनाम नहीं, कोई दबाव नहीं, बस रोज दोहराना है। आप देखेंगे कुछ ही हफ्तों में एक पॉजिटिव बदलाव आने लगेगा। याद रखिए, जापानी पेरेंट्स इसलिए शांत नहीं हैं क्योंकि उनके बच्चे कुछ अलग हैं। वो इसलिए शांत हैं क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। भरोसे के छोटे छोटे पल, एक एक करके डाली गई आदतें, यही सब मिलकर धीरे धीरे एक मजबूत व्यक्तित्व की रचना करते हैं। शित्सुके, मिमामोरू, अमाए, ये सिर्फ जापानी शब्द नहीं है। ये परवरिश की वो सच्चाइयां हैं जो हर इंसान पर लागू होती हैं और इन्हें आज से ही अपनाया जा सकता है। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा तो इसे किसी और पेरेंट के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।